देश में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, बहुत हाई सिक्योरिटी है देश में, लगातार बैठकें भी हो रही है और इन सब चीज़ों के बीच सीमा पे तनाव है। भारत क्या एक्शन लेगा, सबकी निगाहें उस पर लगी हुई है। साथ ही जातीय जनगणना की भी बात हो रही है। तो इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। ये मॉक ड्रिल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या लगता है आपको कुछ होने वाला है? बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए। देखिए, जो पहलगामा में कश्मीर में कायरनामा हरकत हुई है आतंकवादियों के द्वारा और हरकत करवाई गई है, ये भी अब स्पष्ट हो रहा है। उससे प्रधानमंत्री जी तो व्यथित है ही हैं और वो बिहार में जा कर के मधुबनी के धरती से ही संसार को मैसेज दिया है कि संसार के लोग जानें। 70 वर्ड जो अंग्रेजी में उन्होंने बात कही, उसका सारांश यही है कि दुनिया के लोग ये जान लें कि जिसने हरकत किया है और हरकत करवाया है, उसके लिए हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा प्रहार करेंगे जो उसको भी कल्पना नहीं होगी कि ऐसा प्रहार हो सकता है। कब करेंगे? तो अब बात यही है, देखिए, कोई भी सिस्टम से होता है। कोई एकाएक काम अनाप शनाप में कर देने से बहुत ही होता है। धीरे धीरे काम, आप देखा सिंधु नदी, कावेरी नदी वगैरह का ये पहले किया जा रहा है कि दुश्मन को कमज़ोर करो और कमज़ोर करने के उपरांत फिर ज़रूरत, आपने देखा कि सेना को खुली छूट दे दी गई है कि साहब जब भी, जैसे भी, जहाँ भी जो सेना को करना होगा करे। इससे ज़्यादा क्या है? और फिर देख रहे हैं मॉक ड्रिल हो रहा है, सबको ये बचने के लिए। ये भी एहसास हो रहा है कि बहुत से लोग होते हैं कि आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं। उसमें 2-3 देश पाकिस्तान के साथ में आ गए हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब हमला होता है तो हवाई हमला होगा, तो हवाई हमला होना से कैसे बचा जाएगा, इसके लिए मॉक ड्रिल करवा करके अपने आवाम को भी वो सचेत कर रहे हैं कि हमको विशेष क्षति नहीं हो। तो कहने का मतलब बहुत मेथोडिकल और ठीक ढंग से करारी जवाब देने की स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जो उन्होंने कहा है वो निश्चित रूप में करेंगे। और भारत के जन जन के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बात सही है कि लोग चाहते हैं कि तुरंत ही कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन जो सत्ता में रहता है, जो प्रभार रहता है, मालिक रहता है घर का, हर चीज़ को देखता है। तो धीरे धीरे कैसे उसको कमज़ोर किया जाए, जनमानस को कैसे हम लोग मोबिलाइज करें, और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दर्जनों दूसरे राष्ट्र भी भारत को साथ देने को तैयार हैं। तो अब स्थिति परिपक्व होने की है, तो कभी भी कुछ हो सकता है और ये नरेंद्र मोदी जी हैं तो निश्चित है कि मुमकिन है। आपने सर कहा कि बड़े ही परिपक्व वर्ड आपने शब्द कहे और आपके बात को मैं मानता हूं। आपने कहा कभी भी कुछ हो सकता है, अगले 24 घंटे, इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैं समय नहीं दे सकता हूँ, ये मैं समय नहीं। डिफेंस की बात है, हम लोगों को बताया गया है कि डिफेंस की बात को हम लोग कहीं नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बात कहेंगे कि जवाब मिलना है, करारा जवाब मिलना है, और ऐसा जवाब मिलना है कि आगे आने के बाद इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। ठीक है सर, एक तो ये बात होगी। इसके बीच में सर, आपकी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी मिली थी, जाति जनगणना की बात कहाँ से आ गई? हम सब तो इसमें उलझे हुए थे, पहलगाम पहलगाम, जाति जनगणना की बात कहाँ से आई? देखिए, वो कमेटी की बैठक में मैं भी था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं सर। जातीय जनगणना की बात आई, प्रस्ताव आया, और आज से 1 साल 1.5 साल पहले हम बिहार के एनडीए के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे। उनके नेतृत्व में बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो सब आए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे कि जातीय जनगणना कराया जाए। तो जातीय जनगणना की बात उन्होंने नकारी नहीं है, उसको हम देख रहे हैं, लेकिन राज्य चाहे तो करवा ले। तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार ने करवाया और कुछ राज्य भी करवा रहे हैं। और अब जब परिस्थिति ऐसी आ गई कि सारा समस्या को समझ करके, उस समय ये भयावहता नहीं थी कि हम इसी तरह उलझे, बात आ रही थी, लेकिन अब बातें गंभीर हो रही। लेकिन इसके बावजूद भी
ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और ऐतिहासिक फैसला इसलिए है कि संविधान का हमारा नॉर्म्स है कि जो जातिगत आधार पर जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको हर तरह का लाभ मिलना चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी का ही कंसेप्ट है। और आज तक यही हो रहा है कि कुछ लोग जो बड़बोल हैं, कुछ जो हैव्स हैं, चाहे जिस भी कारण से हो, उनकी संख्या कम होते भर में भी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से सब पूरा लाभ उन्होंने ले लिया। और अधिकांश लोग 70-80% लोग उससे वंचित रहे हैं। ये अन्याय चल रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त करना मुश्किल था। ये बात को सोच करके नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है, इसको हम 1931 के जनसंख्या के जनगणना के बाद आज तक नहीं हुआ, हम करेंगे और कर करके लोगों को जो सोशल जस्टिस है उसके अनुसार उनका हक देंगे। इसलिए उन्होंने किया जो ऐतिहासिक और साहसपूर्ण कदम है। लेकिन सर 2-3 काम तो करना पड़ेगा ना। 50% की सीमा बढ़ानी होगी, आपको जाति को अलग श्रेणी में रखना होगा, सामाजिक आर्थिक आंकड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल जाति गिनने से तो नहीं होगा ना सर, उसके पास क्या है नहीं है। देखिए, और फिर निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात है, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात है, वो अलग बात है। जैसे कुछ लोग जोड़ते हैं, कोई मामला को उलझाना चाहते हैं इसलिए ऐसा जोड़ते हैं। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए वाली बात होती है। तो जब हम जनगणना कराएंगे तो जनगणना के साथ साथ उसकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को भी देखेंगे। और यहाँ तक कि होता है कि आया था कैबिनेट में कि साहब क्रीमी लेयर और वर्गीकरण, जैसे शेड्यूल कास्ट में भी है और दूसरे समाज में भी है कि कुछ लोग लाभ लिया है, आगे बढ़ गए हाँ। तो जिस समाज में भी होगा तो उसमें वर्गीकरण भी किया जाएगा कि किनकी क्या स्थिति है। उसमें हमने सजेशन दिया है कैबिनेट में उस दिन कि बाबा अम्बेडकर ने हमारे गरीबी के मानदंड को शैक्षणिक पिछड़ापन को माना था। और इसके लिए हम बिहार पर राज्य के मंत्री के नाते एक फार्मूला दिया है जो फाइलों में है कि हम जाति का नाम नहीं लें, हम ये जनगणना में लें कि किस जाति का, किस समाज का शैक्षणिक दर कितना है। किसी का 100% है तो किसी का 85 है तो किसी को 10 है। तो हमारे ऐसा जैसे हम मुसहर समाज के हैं उसकी साक्षरता दर 7% है, उसकी महिलाओं की जनसंख्या साक्षरता दर 3% है। तो एक सीमा लिमिट कर दिया जाए कि 20% और उससे नीचे जो लोग हैं उनको हम स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे और उससे ऊपर वालों को हैं यथावत जैसे सुविधा देते रहें वैसे देंगे। इस तरह से क्लासिफिकेशन होगा तो उचित न्याय होगा। खरगे साहब ने भी एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को आज लिखी है इन सब चीज़ों पर कि जरा ध्यान दिया जाए। आपको लगता है कि देखिए, खरगे साहब तो बोल रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। 2014 के पहले कौन थे? कुछ दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके पहले कौन थे? वो लोग चाहते तो करवा सकते थे। दूसरी ओर जो हमारे बिहार के लालू प्रसाद उनके बेटा जो चिघार के कहते हैं कि मेरा मुद्दा था, तो मेरा मुद्दा था। तो आपसे हम कहना चाहते हैं कि जब राबड़ी देवी की सरकार ख़त्म हो गई थी और कोर्ट ने उनको रिज्यूम कराया तो राष्ट्रपति थे रूस में, रातों रात दस्तखत कराया। वो रेल मंत्री थे लालू जी यहाँ। तो इतना पावरफुल उस समय थे कि राष्ट्रपति से विदेश में रहते हुए दस्तखत करा लिया उस बिल पर और दूसरा दिन राबड़ी देवी वहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो क्या जाति जनगणना नहीं करवा सकते थे? तो ये दोनों जो कहते हैं ठोटी दलील, लोग करना नहीं चाहते थे, साहस नहीं था, इसलिए पॉलिटिकल लाभ और हानि सोच करके करते थे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुमकिन है और 56 इंच का सीना से ज़्यादा दिखला रहे हैं कि कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया जो ऐतिहासिक है। एक अंतिम सवाल, एक और निर्णय का इंतजार हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ का भी। देखिए, वो तो पहले ही मैंने कहा कि जज्बात में आकर के कोई बड़ा काम तुरंत ही नहीं करना चाहिए। ठीक संग से संगठित होकर के ऐसा करारा जवाब देना चाहिए कि फिर वो याद करे। इस स्ट्रेटजी में है। और आपको पहले भी मैंने कहा कि शायद ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इस प्रकार का संकट हिंदुस्तान पर कभी नहीं आवेगा। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। माजी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।